अतिक्रमण को हटाने को लेकर दिल्ली में आए दिन बुलडोजर की गतिविधियां आपने देखी होंगी। जागीरपुरी में आपने देखा होगा, शाहीन बाग में आपने देखा होगा, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन है। आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है। आखिर ये बुलडोजर की राजनीति है क्या? दरअसल बुलडोजर की राजनीति बेसिकली जो मूल सवाल हैं, चाहे वो पेट्रोल की प्राइसेस का हाई होने का हो, महंगाई का मसला हो, रोजगार का मसला हो, उन सब से ध्यान भटाने का एक बढ़िया तरीका है। इसके जरिए हो ये रहा है कि आपने सारी चीजें जो है पीछे छोड़ दी, एक बुलडोजर लेकर के निकल गए हो और आप कह रहे हो कि कुछ चीजें इलीगल है, कुछ कंस्ट्रक्शन इलीगल है। जबकि देखा जाए तो पिछले 15 सालों से एमसीडी जो है बीजेपी के कंट्रोल में, बीजेपी के उसमें रूल में है। लेकिन जब 15 सालों में आपको पता नहीं चला कि यहाँ पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन वो इलीगल है कि नहीं, आप सडनली जैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पर आप एमसीडी का इलेक्शन हार सकते हैं, उसी के साथ आता है कि पार्लियामेंट के भीतर एक बिल लाया जाता है, एमसीडी को, तीनों एमसीडी को मर्जर करके एक एमसीडी बनाई जाती है। दूसरी तरफ आप बुलडोजर लेकर के निकल पड़ते हैं उन इलाकों में जहां पर के अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, जहां आपका जो वोट बैंक नहीं है वहां पर उनको ऊपर बुलडोजर चला करके आप एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जरिए एक चीज और बता रहे हैं कि आपके पास पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास एमसीडी है, तो आप संविधान को भी ताक में रख करके अपना काम कर सकते हैं। और ये वही राजनीति है। कौन कर रहा है ये काम? बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहा है, और उनके बाकी के जो संगठन है वही लोग ये सब काम कर रहे हैं। वही लोग हैं जिनका संविधान में विश्वास नहीं है। जबकि अगर किसी ने कोई गलत काम किया, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा कानून किसी ने तोड़ा है, तो इस देश के संविधान में ये प्रोविजन है कि उसके खिलाफ कार्रवाई आप कर सकते हैं, कानूनी रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, आपको बहुत सारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन आप वो सब नहीं कर रहे हैं। आप सीधा बुलडोजर लेकर के निकल गए। और ये बुलडोजर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, पिछले यूपी इलेक्शन से अगर हम लोग देखें, तो बुलडोजर आज की तारीख में इस देश में जो बीजेपी के खिलाफ में जो लोग हैं, बीजेपी के पॉलिटिकल जो अगेंस्ट में है, उनके खिलाफ ये बुलडोजर चल रहा है। चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, या उनके जो पॉलिटिकल लाइन से जो इत्तेफाक नहीं रखते, उनके सपोर्टर नहीं, उनको ऊपर। एमसीडी अधिकारियों से जब बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि सर्वे कराने के बाद, नोटिस देने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती है। आपको याद होगा कि जहांगीरपुरी में जब कार्रवाई हुई थी, उसके बाद वहां पर एक केस ऐसा भी आया था जहां पर कि जिस व्यक्ति का घर तोड़ दिया गया उसको बुला करके बैक डेट में साइन करवाए गए, नोटिसों पे पुरानी तारीखों पे साइन करवा कर। तो अगर हम प्रशासन की कार्रवाई को देखें तो आप इसी जिस इलाके में अभी हम लोग हैं, एलजी हाउस और इसके आसपास का इलाका, क्या इस इलाके में इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या आप जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वहां जाएंगे तोड़ने के लिए? क्या साकेत में आप जाएंगे? आप जो चाणक्यपुरी में जो इस तरीके के लीगल कंस्ट्रक्शन आपको तोड़ने जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। आप जाते हैं जहां आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है। ये भी श्री राम बोल दे, इनके भी घर बच जाएंगे? नहीं, श्री राम बोलने से सबके घर नहीं बचेंगे। श्री राम बोलने से भाजपाइयों के घर बचेंगे। और ये मामला श्री राम बोलने का है नहीं। आपको अगर किसी की जय बोलनी है तो संविधान की जय बोलनी चाहिए। और हो ये रहा है कि आपने उसको एक पॉलिटिकल टूल बनाया कि श्री राम के नाम पर आपने अपने लोगों को तो बचा दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग संविधान का हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आज आपने उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला दिया। पिछले 3 महीने से अशांति का माहौल है, कभी अजान को लेकर, कभी आरती को लेकर, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी बुलडोजर को लेकर। आखिर देश जा किस दिशा में रहा है? दरअसल एक चीज ये समझिए कि यूपी इलेक्शन के समय से और उसके बाद से नफरत इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और आरएसएस जो है, उसका एक राष्ट्रीय एजेंडा है, और उस एजेंडे के तहत तमाम तरीके की कार्रवाई हो रही है। चाहे आपको अजान का मसला ले लीजिए, या आप देख लीजिए बुलडोजर का मसला ले लीजिए, या फिर रामनवमी के दौरान जो है जिस तरीके के हथियारबंद जो जुलूस निकला, वो एक ऐसा देश है हमारा जहां त्योहार धर्मी देश है। हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब कोई त्योहार आए, हम खुशी खुशी उसमें शामिल हो जाते थे। लेकिन आज की तारीख में त्योहार को जो है हथियार बना करके पेश किया गया, और इस हथियार के जरिए दरअसल हो ये रहा है कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो किसको डरा रहे हैं? कि जो आपको पॉलिटिकल अपोनेंट है उसको आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके जरिए आप उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे, आप हमारे पॉलिटिकल एजेंडे के खिलाफ बात रखेंगे, तो हम उनको इसी तरीके से कुचल देंगे। जगह जगह सम्मेलन करके हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। आखिर आप लोगों को दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? 1940 में बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को खारिज कर चुके। उन्होंने कह दिया था कि ये पागलपन भरा जो है आइडिया है, और अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र जैसी कल्पना साकार होती है तो ये समझिए कि इस देश की जो है डेमोक्रेटिक जो माहौल है, इस देश की जो डाइवर्सिटी है, उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनका जो अखंड भारत और अब एक चीज सोचिए कि जब वो 15% से कम मुसलमानों को इस देश में नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश में अगर शामिल कर लिया जाएगा तो लगभग 45% आबादी इस देश में मुसलमानों की हो जाएगी। आप 45% को संभाल लेंगे? आप एक मोहल्ला तो बना करके ऐसा बता दीजिए जहां पर कि आप अगर हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, तो जहां दलितों को आप
इक्वल ट्रीट कर रहे हो। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक मुनादी पीटी जाती है मुजफ्फरनगर में, जिसमें कहा जाता है कि जो चमार होगा, जो उसकी अगर डॉल पे या खेत पे चला जाएगा तो उसको जुर्माना प्लस 50 जूते पड़ेंगे। आप कहीं पर भी अगर हिंदू राष्ट्र की जिसकी परिकल्पना आप लेकर के चल रहे हैं, एक साकार करके दिखा दीजिए कि मोहल्ला ऐसा बना करके बता दीजिए। मुजफ्फरनगर मामले की जब पड़ताल की तो पता चला कि SC ST के जो झूठे केस होते हैं वो लगाया गया, जिसके एवज में वो किसी ने मुनादी कराई है। देखिए, एक चीज ये समझिए कि झूठा केस है कि सच्चा केस है, इसके लिए तो पुलिस महकमा है। सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि केवल 81% के झूठे हैं, केवल 19% SC ST। नहीं, एक चीज ये देखिए कि क्या मुकदमा झूठा है कि सच है, इसका फैसला करने के लिए तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के जरिए तय होगा कि मुकदमा सही था कि झूठा था। आप ये देखिए कि आज की तारीख में जब महिलाओं के मामले आते हैं, जब आदिवासियों के मामले आते हैं, जब दलितों के मामले आते हैं, ये समझिए कि पहली चीज तो कि रिपोर्टिंग कितना है, उसका रिपोर्टिंग ही पहले से बहुत लो होगा। रिपोर्टिंग ही हाई नंबर में नहीं होता है। जब लो परसेंटेज में रिपोर्टिंग होगा, उसके बाद जब जितने मुकदमे पहुंचते उसके बाद तय होता है कि कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, तो उसी के बाद हो सकता है। उससे पहले हम लोग फैसला नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप इस देश को आप संविधान के रास्ते पर लेकर के जाइए, उसी के जरिए आप तय कर सकते हैं कि मुल्क किस दिशा में जाए। मेरा अंतिम सवाल, आप युवा हैं, देश को किस रास्ते पर जाना चाहिए और देश का भविष्य क्या होना चाहिए? आज से 75 साल पहले इस देश ने तय कर लिया था कि उसे संविधान के रास्ते पर जाना चाहिए, और ये देश उसी रास्ते पर जाएगा। मोहन भागवत के कह देने से अखंड भारत नहीं बन जाएगा, या किसी और के चाह लेने से कुछ और नहीं बन जाएगा। ये देश संविधान के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, जिसे हमारे पुरखों ने बड़ी मुश्किल और मेहनत और मशक्कत के साथ बनाया था, और उसी रास्ते पे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आपने एक युवा की आवाज सुनी, सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, पुलिस प्रशासन ने इनको आगे नहीं जाना दिया, अब बैठ कर ये अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। जानकारी के लिए बने रहिए जनता तक से, मैं कारतूस।